मैं तो समझता हूं कि अगर देखा जाए तो मास्टर मुजाहिद साहब किशनगंज के लिए सबसे फिटेड 2024 के लिए एमपी कैंडिडेट है। मुझे जहां तक लगता है कि एक वो ऐसे आदमी हैं श्री मास्टर मुजाहिद साहब, उनको लेकर के पूरे अवाम रोड पर है और उनको एमपी के रूप में देखना चाहता है। मैं जब फील्ड में निकलता हूं, क्षेत्र में जब निकलता हूं, तो सब आदमी कहता है कि अगर महागठबंधन से उनको टिकट नहीं मिलता है, कोई समीकरण नहीं बनता है, तो मास्टर मुजाहिद साहब आपको जो है ऐसे भी मार्केट में अगर आ जाएंगे, निर्दलीय भी आ जाएंगे, तो हम लोग चंदा करके मास्टर मुजाहिद साहब को जिताने का काम करेंगे। उसी में हम लोग लगे हुए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा नेता मास्टर मुजाहिद साहब है और मास्टर मुजाहिद साहब एमपी लड़े, जिस हाल में लड़े हम लोग उनके साथ रहेंगे। हम लोग इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पूरा अवाम, आप पूरा किशनगंज जिला का भ्रमण करके आप देख लीजिए रमेश भाई, आपको हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र में आप चले जाइए, घर घर में बच्चा से लेकर बूढ़ा तक मास्टर मुजाहिद का नाम आदमी के होठों में गूंजता है। आप किसी भी माध्यम का प्रयोग कर लीजिए तो मास्टर मुजाहिद आज का डेट में सब आदमी का जो दिल का धड़कन बन चुका है और हर आदमी एक एमपी के रूप में मास्टर मुजाहिद साहब को देखना चाहता है। बेलगाम अफसरशाही के लिए नीतीश कुमार का कार्यकाल जाना जाता रहेगा। सीमांचल में भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े विधायक कह रहे हैं कि उनका एक बड़ा बाबू नहीं सुनता है। मैं मानता हूँ कि सेक्सुअल रिलेशन में ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो ये कोई बीमारी नहीं है। उस समय एनआरसी का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था, तो ये कई मुद्दा उस समय समझ नहीं पा रहा था, इसलिए आदमी जो है कुछ चीज़ को जो है ले करके कि यहाँ से मुसलमान को भगा दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर बन रहा है, तो आदमी जागरूक उस हिसाब से नहीं था और एक हवा चल गई जिनके कारण से मीम का विधायक बन गए। मीम का विधायक बनने के बाद भी मीम में वो विधायक नहीं रह पा और आरजेडी में जाके ज्वाइन कर लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब मीम का यहाँ पे बहुत बड़ा कोई संख्या बचा है और उनको यहाँ से कुछ बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। हम मौजूद हैं सुभाषपल्ली में फैमिली नर्सिंग होम के ऑनर आमिर मिनाज साहब, जो कि जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले हम आपका केटीवी लाइव में खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ रज़ा साहब और आपके केटीवी लाइव के पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कम समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा नाम कमाए हैं, इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद। 23 जून को शायद तारीख कंफर्म नहीं है मुझे, विपक्षी दलों का मीटिंग होने वाला है। पटना की सरजमीन को चुना गया है बिहार को। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। ऐसे में ललन सिंह का बयान आता है कि नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा ना समझा जाए। देखिए, ये तो बहुत ऊंचे लेवल की आप सवाल किए हैं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि जो केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, वो सरकार एकदम से आपका ये मान लीजिए डिक्टेटरशिप चला रहा है। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश किस ओर जा रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपना कदम आगे बढ़ाया है और उस कदम के साथ साथ सारे विपक्षी दल नीतीश कुमार जी के साथ आ रहा है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि सभी विपक्षी दल को एक साथ कर सत्ता से, केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो मुहिम चलाया है, अगर वो ऐसा होता है तो वो उसके लिए कामयाबी है, ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनना उसके लिए माने रखें। किशनगंज लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बिहार में महागठबंधन 39 सीट हारने के बाद किशनगंज ने उस समय कांग्रेस का लाज रख लिया था। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं मिला और जनता दल यूनाइटेड उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करती थी। क्या लगता है 2024 में बहुत से लोग आवाज़ कर रहे हैं पार्टी के टिकट को लेकर, सारी चीज़ों को बदला जाए, किसी अच्छे चेहरे को मौका दिया जाए। आमिर मिनाज जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी अपनी क्या राय है 2024 को लेकर, टिकट सारी चीज़ों को लेकर? 2024 की राजनीति को लेके मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी गठबंधन का सरकार है, तो गठबंधन के रूप में अभी हमारे मौजूदा एमपी डॉक्टर जावेद साहब है, तो ये टिकट का जो
बंटवारा है टिकट का, जो समीकरण है वो तो आला लेवल पे करेगा, लेकिन आप जब रोड पे जाएंगे, आप जब ज़मीनी लेवल पे आप घूमने के लिए भी अगर कहीं जाएंगे, किसी गांव में आप जब जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ का अवाम क्या चाहता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक वो ऐसे आदमी हैं श्री मास्टर मुजाहिद साहब, उनको लेकर के पूरे अवाम रोड पर है और उनको एमपी के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए महागठबंधन को इस बारे में बहुत ही संगीन रूप से विचार विमर्श करना चाहिए और टिकट के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि अगर देखा जाए तो मास्टर मुजाहिद साहब किशनगंज के लिए सबसे फिटेड 2024 के लिए एमपी कैंडिडेट है। अगर महागठबंधन से अगर उनको टिकट की, मैं तो पार्टी में रह के कह रहा हूँ कि महागठबंधन से अगर टिकट उनको नहीं मिलता है तो अवाम ये चाहता, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि जनप्रतिनिधि या कोई भी राजनेता अवाम की बात करता है। मैं जब फील्ड में निकलता हूँ, क्षेत्र में जब निकलता हूँ, तो सब आदमी कहता है कि अगर महागठबंधन से उनको टिकट नहीं मिलता है, कोई समीकरण नहीं बनता है, तो मास्टर मुजाहिद साहब आपको जो है ऐसे भी मार्केट में अगर आ जाएंगे, निर्दलीय भी आ जाएंगे, तो हम लोग चंदा करके मास्टर मुजाहिद साहब को जिताने का काम करेंगे। उसी में हम लोग लगे हुए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा नेता मास्टर मुजाहिद साहब है और मास्टर मुजाहिद साहब एमपी लड़े, जिस हाल में लड़े हम लोग उनके साथ रहेंगे। हम लोग इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मास्टर साहब की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि हम जो है अवाम का नेता है, हम खिदमत कर रहे हैं, खिदमत करते रहेंगे, जब जो समय आएगा समय के अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन अवाम पूरा अवाम, आप पूरा किशनगंज जिला का भ्रमण करके आप देख लीजिए रमेश भाई, आपको हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र में आप चले जाइए, घर घर में बच्चा से लेकर बूढ़ा तक मास्टर मुजाहिद का नाम आदमी के होठों में गूंजता है। मैं इस आपके माध्यम से जो भी हमारा आला कमान है, जदयू के जो संगठन है, मैं उनसे भी विनम्र विनती करता हूं कि इस टिकट को लेकर के, मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर के, किशनगंज के सीट को लेकर के बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और अगर शायद ऐसा कुछ रिजल्ट निकलता है, सोचने के बाद मास्टर मुजाहिद के तरफ जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा और मास्टर मुजाहिद साहब बहुत आसानी से आपको 2024 में लोकसभा सीट निकाल सकता है। सिर्फ आप ही नहीं, कई ऐसे प्रतिनिधियों का भी हमने बयान लिया है जिसमें मुखिया जय साहब थे, बहुत सारे लोगों ने तो भी कहा था कि अगर मास्टर साहब को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग चाहते हैं कि वो निर्दलीय से ही आ जाए। दबी जुबान में ही सही, आपने भी वही बातों को कहा, चूँकि आप महागठबंधन से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा आपने संयमित होकर के बातों को रखा हो, एक अलग बात है। लेकिन समझ जो जहाँ तक आया कि आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मास्टर साहब को अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय ही लड़ जाए। क्या लगता है कि निर्दलीय में अगर आ जाते हैं, मान लेते हैं XYZ जिस तरह मैथ में माना जाता है कि हम सपोज डेट मान लेते हैं कि मास्टर साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं, फिर क्या समीकरण बनेगा लोकसभा चुनाव के लिए? क्या लगता है निर्दलीय में भी वो वोट ला पाएंगे? और उनके आगे जो मुकाबला होंगे, एक तरफ डॉक्टर जावेद साहब जो कि लगातार कभी विधायक तो कभी सांसद के रूप में एक उनका भी राजनीतिक बैकग्राउंड है, दूसरी तरफ अब्दुल ईमान है, क्या लगता है अगर निर्दलीय आ जाते हैं तो कुछ चांस बचा है? देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि अभी महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन को लेकर के बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो टिकट का जो भी समीकरण होगा वो तो आला कमान तय करेगा। मैं जो भी बात आपको कह रहा हूँ वो क्षेत्र को लेके कह रहा हूँ। जब क्षेत्र में निकलते हैं उनको देखता हुआ आपको ये बात कहा। और हम अपना नेता अभी मास्टर मुजाहिद को मानते हैं, जो 24 घंटा सुख दुख में आपके लिए खड़े रहते हैं। वो अगर आपका नेता नहीं बनेगा तो कौन आपका नेता बनेगा? इसीलिए मेरा तो अपना मानना है कि मास्टर मुजाहिद साहब को MP लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा क्षेत्र आप जब भ्रमण करेंगे, आपने जावेद साहब का नाम लिया, आपने अब्दुल ईमान साहब का नाम लिया, ठीक है, सबको अपना जगह है, सबका अपना व्यक्तिगत रूप है। मास्टर मुजाहिद साहब खुद एक व्यक्तिगत उनका जो आदमी के साथ अटैचमेंट है, आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, आप फील्ड में जाकर देख लीजिए, आप किसी भी माध्यम का प्रयोग कर लीजिए, तो मास्टर मुजाहिद आज का डेट में सब आदमी का जो दिल का धड़कन बन चुका है। और हर आदमी एक MP के रूप में मास्टर मुजाहिद साहब को देखना चाहता है। रहा समीकरण का तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब MP लड़े
और अपना एमपी के रूप में क्षेत्र में योगदान दे। जो ऐसे खिदमत कर रहे हैं वो एक एमपी बन के भी खिदमत कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मास्टर साहब चुनाव लड़े और फिर इसके लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा कि सही वक्त पर सही फैसला लेने के लिए वो जाने भी जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना ही एकमात्र हमारे पास रास्ता भी है। चूँकि जनता दल यूनाइटेड के आप पदाधिकारी हैं और प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार की अगर 10 अच्छाइयों का हम जिक्र करेंगे तो उनके साथ उनका जो डीमेरिट दुखता हुआ नस है अफसरशाही है। बेलगाम अफसरशाही के लिए नीतीश कुमार का कार्यकाल जाना जाता रहेगा। सीमांचल में भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े विधायक कह रहे हैं कि उनका एक बड़ा बाबू नहीं सुनता है। प्रखंड में उनकी सुनी नहीं जा रही है। यहाँ तक जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी, जब राजद के साथ है तब भी बड़े बड़े मंत्रियों ने विधानसभा में खड़ा कर कहा है कि मेरे थाने का बड़ा बाबू नहीं सुन रहा है। क्या नहीं लगता है कि प्रशासन को इस तरह से खुला छूट दे देना, क्या कहना कि ये डीमेरिट तो है माननीय मुख्यमंत्री की? आपने जो सवाल किया मैं इसका तो यही जवाब दूंगा कि किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए प्रशासन के अंदर में सारा चीज़ आपको आता है तो वो एक रूल के तहत काम करेगा। और प्रशासन अगर नहीं सुनता है, ये जो बार बार बात आ रही है अफसरशाही की, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कभी भी कोई काम हुआ है तो हम लोग का बात सुना जाता है, आम आदमी का बात भी सुना जाता है। लेकिन आप किसी चीज़ को पार्टिकुलरली किसी एक चीज़ को लेके अगर देखेंगे तो उसका निदान या हल ऐसा नहीं है कि अफसरशाही नहीं सुनता है। हम लोग राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है, बहुत फ़ोन आते हैं, किसी को पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत है, किसी को और कुछ ज़रूरत है, तो जो भी है तो हम लोग जब भी कभी पहल किए हैं तो सब काम होता है। और रहा सवाल कि मुख्यमंत्री जी का आप डीमेरिट के बारे में कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप किशनगंज के क्षेत्र को देख लीजिए, किशनगंज के क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री ने क्या नहीं दिया, अल्पसंख्यक के लिए क्या नहीं किया। हाँ, आप उनके कामों को गिनाइएगा तो गिना नहीं पाइएगा। आप देख लीजिए आज से 10 साल पहले बिजली की क्या स्थिति थी, आज बिजली का क्या स्थिति है। और आपको मुख्यमंत्री पोशाक योजना हो गया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना हो गया, आपका जो है 10th में आपका जो है फर्स्ट डिवीजन करने से उसका मुख्यमंत्री का जो है स्कॉलरशिप मिल रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए कि किशनगंज की धरती में इतना बड़ा कृषि कॉलेज बन गया, डेरामारी में आप देख लीजिए इतना बड़ा आवासीय विद्यालय बन गया। तो ये जो काम आप माननीय मुख्यमंत्री का या जदयू का या मास्टर मुजाहिद साहब का देख लीजिए कि अपने क्षेत्र के लिए कंटिन्यू कि पटना में जा कर के, आज वो किसी पद में नहीं रह के भी पटना का दौरा हर 10 दिन 15 दिन पटना का दौरा होता है। हर आपका जो है मंत्री के वहाँ जा कर के फाइलों को पास करा करके अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री का अगर काम को गिनाया जाए तो हम लोग गिन नहीं पाएंगे, इतने काम कर रहे हैं। और दूसरा अफसरशाही का मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि अफसरशाही है। किसी चीज़ को चलाने के लिए कहीं सख्ती की ज़रूरत पड़ता है, कहीं नरमी का ज़रूरत पड़ता है। प्रशासन उस हिसाब से अपना काम कर रहा है, इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा। किशनगंज में महागठबंधन में से लड़ाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मोहब्बताना जो जंग चल रहा है टिकट को लेकर, जिसे हम कह सकते हैं कि कहा सुनी हो रही है, इसका फ़ायदा जो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में किशनगंज में जो अभी है और इंडिया में जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई, जेडीयू और कांग्रेस की लड़ाई का फ़ायदा लेने की कोशिश करे और करेगा भी। कोई भी पार्टी चाहता भी है कि हम अपने विरोधियों के कमियों का फ़ायदा लें। देखिए, इस राजनीति में आपको मीम की जो बात आप कह रहे हैं, मीम अब नहीं रहा है। पहले एक जैसे आप उस समय विधानसभा इलेक्शन की जो आप बात कह रहे हैं, 4 विधायक वहाँ और 4-5 विधायक किशनगंज से निकल गया, तो माननीय मुख्यमंत्री का ITI कॉलेज को डिटेंशन सेंटर बना करके उस समय NRC का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। तो ये कई मुद्दा उस समय समझ नहीं पा रहा था, इसलिए आदमी जो है कुछ चीज़ को जो है ले करके कि यहाँ से मुसलमान को भगा दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर बन रहा है। तो
आदमी जागरूक उस हिसाब से नहीं था और एक हवा चल गई जिनके कारण से मीम का विधायक बन गए। मीम का विधायक बनने के बाद भी मीम में वो विधायक नहीं रह पाया और आरजेडी में जाके ज्वाइन कर लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब मीम का यहाँ पे बहुत बड़ा कोई संख्या बचा है और उनको यहाँ से कुछ बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए अंतिम सवाल आपसे कि चूँकि डॉक्टर के इस लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आदमी उन्हें इलाज कराया और उनके पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए और फिर वो काफ़ी दुखड़ा सुनाते हैं आपको, चूँकि ये एक रोज़गार भी है, कहा जाता है घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो फिर खाएगा क्या। तो ऐसे कभी असमंजस की स्थिति में आप पहुँचे हैं, कोई ऐसा हो आपको पैसे लेना भी ज़रूरी है लेकिन उनके पास है भी नहीं, वो परेशानी बता रहा है, मैं चाहूँ कभी आया ऐसा हालात? ऐसा हालात 10 साल में हमसे सैकड़ों बार हमको मिला है और मैं आपके माध्यम से मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताना चाहता हूं कि यहां आदमी जागरूक बहुत कम है। सबसे पहला चीज़ कि जब किसी मरीज को खून की ज़रूरत पड़ता है तो ऐसे स्थिति में अपने भाई, अपने कोई उस जिसकी पत्नी होती है खून देना चाहता है तो उसका शोहर को उसका माँ रोक लेता है कि बेटा तुम खून मत दो। तो मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में काम करने की भी ज़रूरत है, आदमी को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। खून देने से कुछ नहीं होता है, खून देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। आप देखिएगा किशनगंज सदर हॉस्पिटल में हमेशा आपको ब्लड बैंक में जो है खून की कमी है क्योंकि यहाँ खून डोनेट नहीं करता है। हम लोग जब बाहर पढ़ते थे तो कॉलेज लाइफ में क्या होता था कि एक समोसा खाने के लिए खून डोनेट कर देते थे, जानते थे कि देने से कुछ नहीं होता है। तो खून डोनेट करना चाहिए और कोई भी किसी को खून डोनेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा खून डोनेट करे। ब्लड बैंक में खून रहेगा तो जो उस आदमी को ज़रूरत है वो उसको जो है अपना मतलब ज़रूरत में काम आ सकता है। बहुत ऐसा आदमी है कि जिनकी पत्नी डिलीवरी पेशेंट लेके उसके माँ यहाँ आया, हस्बैंड कहीं है, भाई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा सोशल वर्कर, युवा साथी हम लोग का काम कर रहा है जो खून का इंतज़ाम करा रहा है। मैं उन लोगों का भी बहुत सराहनीय काम कर रहा है, उनके लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरा चीज़ आपने कहा कि बहुत गरीब पेशेंट ऐसा आता है जो पैसे के मामले में ऐसा होता है। तो हमारे पास, क्योंकि हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्र के मुखिया हैं, मेंबर है, ऐसा पेशेंट को लेके आते हैं और कहते हैं कि भाई चंदा करके इनका इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग अपना जो है सिर्फ मेडिसिन का फीस लेते हैं और बाकी कोई भी सर्जरी चार्ज या बेड चार्ज ऐसा फ्री कर देते हैं। ऐसा बहुत पेशेंट का किए हैं और करते भी हैं। और सिंगल मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मैं महीना में एक आदमी का ऐसा इलाज करता हूँ जो पैसे के कारण मजबूर है। मैं ऐसे आदमी का फ्री में इलाज करता हूँ, महीना में एक आदमी का मैं फ्री इलाज करता हूँ। ये हमने ठान लिया कि अगर स्वास्थ्य में हम काम करने, कोई ऐसा आदमी हो जो मजबूर है, पैसा के चलते इलाज नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे आदमी को महीना में किसी एक आदमी को हम चूज़ करते हैं, उसका हम फ्री में इलाज करते हैं। अगर आपके भी कोई ऐसा मिलेगा तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम जरूर ऐसा काम जो है इलाज करने का काम करेंगे। और रेगुलर बेसिस पे जहाँ होता है, जो भी सर्जरी होता है हम लोग करते हैं। जहाँ जो ज़रूरत पड़ता है हम लोग कोशिश करते हैं मदद पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ का इस धरती में पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहाँ इनके पटना से आए हैं, यहाँ से कमा करके चला जाना है। हम लोग को यहीं रहना, इसी समाज में रहना है। जितना कोशिश हो सके हम अपने समाज को इस स्वास्थ्य के माध्यम से फ़ायदा पहुँचेगा, मैं कोशिश करूँगा उनको फ़ायदा पहुँचाऊँगा। फैमिली नर्सिंग होम के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, कौन कौन डॉक्टर हैं और किस तरह की चीज़ों को फैमिली नर्सिंग होम करने में सक्षम है। ये फैमिली नर्सिंग होम के एज ए डायरेक्टर मैं डॉक्टर आमिर मिन्हाज हूँ और जनता दल यूनाइटेड के मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। फैमिली नर्सिंग होम लगभग 10 साल हो गया हमारा इस जिला में अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देने में। हमारी हॉस्पिटल का जैसे देखेंगे तो बहुत बड़ा यूनिट तो नहीं है, एक छोटा यूनिट से स्टार्ट किया और 10 साल का समय तय किया हूँ। इस छोटी से छत के नीचे हम लोग ने कई मल्टीपल इलाज अपना कर रहे हैं, जैसे ऑर्थो सर्जरी हो गया, गायनी सर्जरी हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, डेंटल सर्जरी हो गया, ओरल सर्जरी हो गया। ट्रॉमा केसेस स्पेशल पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो हमारे एसोसिएट में 10 से 12 डॉक्टर हैं और सब मिल के एज ए टीम हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं और
समाज को एक बेहतर स्वास्थ्य देने का कोशिश कर रहा हूँ। हम आएंगे और चीज़ों पर भी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं, क्योंकि उससे संबंधित हमको सवाल पूछने में थोड़ा सा सहूलियत होंगे। मैं सबसे पहले तो ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया था, उसके बाद फिर बाद में जब हॉस्पिटल के साथ मैंने BMS किया, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ सर्जरी में, और एज ए RMO मैं अपना हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। टोटल जो भी पेशेंट आता है उस पेशेंट को पहले टेकअप करने के बाद फिर उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है मैं वो देता हूँ। देने के बाद फिर जो जिस सेक्टर में, जैसे गायनी है, गायनी का डिपार्टमेंट में जाएगा तो गायनी के साथ मेरा डॉक्टर निहारिका रानी एसोसिएट में काम कर रही है, तो गायनी डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर मिलकर उनके साथ वर्क करते हैं। अगर ऑर्थो सर्जरी में आता है तो डॉक्टर सारिक हुसैन सर हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ऑर्थो का डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र करके फिर ऑर्थो के साथ मिल करके उनका ट्रीटमेंट देते हैं। जनरल सर्जरी का अगर होता है तो जनरल सर्जरी में एसोसिएट में डॉक्टर आरिफ हुसैन सर है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डेंटल में डॉक्टर विद्युत प्रिंस है। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि जो भी पेशेंट आता है हम उनको पहले टेकअप करते, फिर उसको जो है स्पेशलाइज के साथ कैटेगराइज करके उस डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उनका एक ट्रीटमेंट करते हैं। एक चीज़ जो बार बार चर्चा का विषय भी बनता जा रहा है कि पहले के ज़माने में आमतौर पर जो गर्भवती महिलाएं थी, जो नॉर्मल तरीका है उससे गर्भवती, लेकिन अब सर्जरी आम हो चुका है। मैं चाहूँगा कि इसको लेकर कुछ बातें किया जाए कि क्यों अब नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होता है और सर्जरी करना नेसेसरी हो जाता है। कौन सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसको लेकर कारण क्या सका? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा रोल है कि समय का परिवर्तन बहुत बड़ा मायने रखता है। पहले आदमी जो है वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता था, जिनके कारण से आदमी को पेशेंस भी उस समय बहुत ज़्यादा था, तो जिनके कारण से नॉर्मल डिलीवरी की ज़्यादा होता था, सिजेरियन बहुत कम ही होता था, उतनी सुविधा भी नहीं थी। लेकिन अभी प्रेजेंट स्थिति में ऐसा हो गया है कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम आदमी घर में बंद रहता है और खान पान का बहुत बड़ा उसमें इफ़ेक्ट करता है। और जब आदमी बेड रेस्ट में बहुत ज़्यादा चला गया, एक तो रीज़न ये भी हमारा का मानना है, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जब सर्जरी नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि जो पेशेंट अटेंडेंट आता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी पेशेंट अटेंडेंट आता है तो उनको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो आने के बाद अगर डिलीवरी, जब तक पेशेंट को लेबर पेन नहीं होगा तो डिलीवरी कहाँ से होगा? तो डिलीवरी होने के लिए लेबर पेन की ज़रूरत है, उसको समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जो अटेंडेंट आता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि हमको बच्चा अच्छा चाहिए, फलाना अच्छा चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं कभी कभी किसी डॉक्टर पे प्रेशर भी पड़ जाता है, तो फिर कभी कभी सेफ जोन को देखते हुए डॉक्टर सर्जरी में प्लान कर लेता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को अगर ऐसे सिचुएशन में पैनिक नहीं हो करके वो थोड़ा सा पेशेंस रखे और डॉक्टर के ऊपर भरोसा करेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा से काम करेगा, तो कोशिश होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी होगा। ऐसा नहीं है, हर जगह हर क्षेत्र में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी का होने का होता है नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, और बहुत सारा केसेस जब नहीं होता है तो फिर सी सेक्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें मेन रोल आपको डॉक्टर का भी रहता है, साथ साथ में संयम बनाने के लिए पेशेंट का भी रहता है, और उसके साथ जो अटेंडेंट रहता है उसको भी संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिल करके जब काम होता है तो किसी भी चीज़ का एक अच्छा परिणाम स्वरूप मिल के आता है। जहाँ अगर आपका संयम नहीं बनता है तो फिर वहाँ से मतलब सर्जरी के ऊपर पेश आता है। आमिर मियां साहब, एक चीज़ है कि इंसान को अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्यारा होता है वो उनकी खुद की औलादें होती हैं। बहुत सारी ऐसे परिवार हैं जिनके शादी के 10 से 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें औलाद की खुशी नहीं मिल पाता है। और ख़ास करके हम जिस समाज में रहते हैं, सेक्सुअल चीज़ों को लेकर के अगर हम यौन संबंधों को लेकर बात करना चाहें तो शायद समाज हमें उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाएगा। सेक्स नॉलेज जो होता है उसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहता है। तो इसको लेकर चूँकि एक डॉक्टर है आप और एजुकेटेड भी काफ़ी है और लोगों से रूबरू भी होते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, अब पहले जैसा समय नहीं रहा, अब जो है आदमी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। मेरा मानना है कि ये जो आप सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, लोग इस चीज़ को अलग तरीके से देखता है और लोग गुप्त रूप से पूछता है। तो आपको ओपन होने की ज़रूरत है, ओपन सवाल आप पूछे। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी जिनके साथ भी घटना होता है तो
तो हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन होता है। लेकिन अगर आप सेक्सुअल की बात अगर आप कर रहे हैं तो आदमी के अंदर अभी जो है वर्क प्रेशर बहुत आदमी के पास है। तो क्या होता है कि आप जब टेंशन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है तो मानसिक संतुलन आदमी का बिगड़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि पारिवारिक में भी आपको बहुत अच्छा सम्मेलन या आपकी वाइफ के साथ नहीं हो पाता है। तो इस समय क्या होता है कि आपको वर्क प्रेशर जो है काम करिए, लेकिन आपको फैमिली को भी समय देना चाहिए और आपको एक खुश रहना, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहने का कोशिश करें। और ऐसी मैं मानता हूँ कि सेक्सुअल रिलेशन में ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो ये कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद भी सेक्सुअलॉजिस्ट के लिए साइकेट्रिक का इस सब का जो स्पेशलिस्ट है उनसे उनको मिलना चाहिए और इस पे बात करना चाहिए, आदमी को खुल के बात करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो हमें देख रहे होंगे, क्योंकि अमूमन हर बीमारी के लिए जो बातें होती है वो खुलकर किया जाता है और लोग आ जाते हैं, लेकिन जो लोग देख रहे होंगे अगर उसमें से कुछ लोग ऐसे हो जो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो, उन सारी चीज़ों को लेकर उनको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो और वो डॉक्टर आमिर मिन्हाज से संपर्क करना चाहे तो क्या वो आपसे कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है उनके लिए? जी बिल्कुल, हम लोग से कंसल्ट कर सकता है। अभी एज ए काउंसलर डॉक्टर हिना करके हमारे साथ कंसल्ट में है। कभी इस तरह की प्रॉब्लम होता है तो वो साइकेट्रिक भी है एज वेल एज वो सेक्सोलॉजिस्ट भी है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो वो हमारे साथ कंसल्ट करेंगे और फिर हमारे साथ जो एसोसिएट में 2-3 डॉक्टर है फिर उनसे कंसल्ट करके उनकी जो भी समस्या होगा उनका निदान जरूर कराएंगे। बहुत जल्द हम राजनीतिक चीज़ों पे आने वाले हैं। लास्ट सवाल मेडिकल लाइन से हम लेना चाहेंगे कि हमारे इलाके में एक और बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम कैल्शियम की कमी होना कहेंगे। घुटनों का दर्द, जोड़ों में दर्द और इन सारे में अधिकतर जो कारण तो कैल्शियम की कमी होता है। कौन सारी ऐसी चीज़ें जिनका सेवन करने से हमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता होगा? मैं चाहूँगा। देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा किसी भी चीज़ का अगर आपके बॉडी में लैक होता है, उसी किसी चीज़ की अगर कमी होती है तो वो आपके खान पान पे निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम आदमी अपने खान पान को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। बस सुबह रोटी सब्जी जो भी है इस तरह से खाने। हमको फ्रूट्स का गैस का कैल्शियम के साथ साथ गैस का बहुत ज़्यादा शिकार है यहाँ के आदमी का। आपको कॉमन हो गया गॉल ब्लैडर में पत्थर होना, किडनी में पत्थर होना, कैल्शियम की कमी होना, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो इसलिए आपको ऐसे आदमी को खान पान में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिट्रस फूड का, फाइबर फ्रूट्स का आपको सेवन करना पड़ेगा, तो फिर आप जो है उस समस्या से निदान हो सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप जो है प्रोसेसिंग फूड को नहीं खा करके आप होममेड चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। यहाँ आदमी क्या प्रोसेसिंग फूड जो पैकिंग का जो सामान होता है उसको लेता है, तो उसको ना लेकर के आप होममेड को ज़्यादा प्रीफर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में पले हैं, इसी मिट्टी में बड़े हैं, हम इस मिट्टी के दर्द को समझते हैं। आमिर मिन्हाज, डॉक्टर आमिर मिन्हाज, फैमिली नर्सिंग होम के डायरेक्टर, जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आमिर मिन्हाज और KDV लाइव के बीच बातचीत हो रही थी। राजनीतिक और हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत सारी बातें हुई। अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपको भी लगता है कि हमें उनसे कुछ सवाल पूछना चाहिए, आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को डॉक्टर साहब तक पहुंचाया जाए। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।